करीबन रात के 8 बज रहे थे। हाईवे के बगल में ही एक बड़े से पेड़ के नीचे शारदा मोमोज का ठेला लगा के वहां पे मोमोज बेच रही होती है। आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म मोमोज खा के जाइए, स्वादिष्ट और सस्ता भी। शारदा इस तरह से ग्राहकों को बुलाती है। सासू माँ शारदा के मोमोज के ठेले के बगल वाले पेड़ के नीचे बहू रानी गर्मा गर्म मैगी बेच रही होती है। छोटा बड़ा न कोई उम्र का फेर, गर्मा गर्म मैगी है, खाइए इसे भरपेट, आइए बाबू आइए। इस तरह आवाज लगा के अनामिका मैगी बेचती है। मोमोज पसंद करने वाले ग्राहक सासू माँ शारदा के ठेले के पास जाते हैं और मोमोज खाते हैं, और जिन्हें मैगी खाने का मन होता है वो बहू रानी अनामिका के ठेले के पास जाके मैगी खाते हैं। मोमोज तैयार करने के दौरान शारदा अपनी बहू अनामिका से कहती है, अनामिका, बहू अपना ठेला बंद करो और जाओ, 8 बजने को है। तुम्हारे पति और मेरे पति का ऑफिस से आने का वक्त हो गया है। अरे सासू माँ, आप देख रही है ना, अभी तो ग्राहक मैगी खाने के लिए आ रहे हैं। अभी तो भीड़ बढ़ रही है। अभी दुकान बंद कर दिया तो मुझे घाटा हो जाएगा। अगर बुरा ना माने तो आज आप चली जाइए। तुम तो देख ही रही हो बहू, तुम्हारे मैगी के ठेले से ज्यादा भीड़ आज मेरे मोमोज के ठेले पे लगी है। मोमोज का व्यापार मेरा अच्छा चल रहा है, ये जानने के बाद भी तुम ऐसा कह रही हो बहू। हाँ सासू माँ, जैसे आपका मोमोज का व्यापार आपके लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल वैसे ही मेरा मैगी का व्यापार मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर दिन शाम ढलते ही तुम्हारे साथ यही दिक्कत होती है। छी, न तुम सास को सम्मान देती हो, न एक बात सुनती हो। तुम्हें तो कहना ही बेकार है। तुम्हारे माँ बाप से पूछना चाहिए कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। और ये बाप बेटा भी इतनी बार कहती हो चाबी ले जाओ, पर नहीं सुनते हैं। मेरी किस्मत ही इतनी फूटी है क्या? हाँ, ऐसा कहकर सासू माँ शारदा अपने मोमोज का व्यापार में ध्यान लगाने लगती है। बहू रानी अनामिका भी मैगी का व्यापार में ध्यान लगाती है। ठीक उसी वक्त रमेश और प्रसाद ऑफिस से घर लौट आते हैं। अब चूंकि चाबी नहीं थी उनके पास, इसीलिए घर के बाहर वो बैठ जाते हैं और सास बहू के बारे में बातचीत करने लगते हैं। अब करीबन रात के 10 बज गए। प्रसाद रमेश ऑफिस से घर लौटने के बाद चेयर पे बैठे बैठे वहीं पे सो गए। तब तक सासू माँ मोमोज का ठेला गाड़ी और अनामिका मैगी का ठेला गाड़ी ढकेलते हुए घर लौट आती है। वो अपनी गाड़ी घर के बाहर लगा के अंदर आती है और देखती है चेयर पे ही दोनों के पति सो चुके हैं। फिर बिना दरवाजे के ताला खोले, बिना अपने पतियों को जगा के सास बहू अपने में ही झगड़ा करने लगती है। तुम्हें कितनी बार कहूँ बहू, रात के 8 बजे तक मैगी बेचो, फिर तुम घर लौट आओ। हाँ, आके जल्दी से ससुर और पति के लिए खाना पकाओ। वो दोनों दिन भर काम करके थक हार के घर लौट आते हैं। कोई नियम है क्या सासू माँ कि मुझे ही घर लौट आना होगा? मैं मैगी का ठेला लगाकर इतना संघर्ष कर रही हूँ ताकि व्यापार अच्छे से चले, और उसके बाद मैं उस पर पानी फेर दूँ। ऐसा क्यों चाहती है सासू माँ? आप भी तो पहले आ सकती है ना घर। हाँ, तुम हाल फिलहाल में ये ठेला लगाई हो और मैं पिछले 2-3 सालों से मोमोज का व्यापार यहाँ कर रही हूँ। व्यापार अच्छा चल रहा है, हम अच्छे पैसे कमा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं जल्दी घर कैसे आऊँ, तुम ही बताओ। जैसे आपके लिए मोमोज का व्यापार जरूरी है, वैसे मेरे लिए भी मैगी का व्यापार जरूरी है सासू माँ। मैं सासू माँ हूँ और तुम बहू हो। मैं जो कहूँगी वो तुम्हें सुनना पड़ेगा। आज की सासू माँ कल कभी बहू भी थी, ये बात मत भूलिएगा। तुम्हारा 10 रुपए का व्यापार है बहू, और मेरा 100 रुपए का व्यापार है। तुम्हारी कमाई और मेरी कमाई में आसमान जमीन का फर्क है, मत भूलना। जब सास बहू के बीच बहस चली रही थी, बाप बेटा जो चेयर पे सो रहे थे, उन्हें लगता है कि कहीं पे कोई कुत्ता भौंक रहा है। वो हड़बड़ा के नींद से जग जाते हैं। फिर उन्हें सास बहू दरवाजे के सामने दिख जाती है। कुत्तों को भी यही वक्त मिलता है लड़ने का। प्रसाद की बातें सुन के सास बहू समझ जाती है। दरवाजा का ताला खोल के वो अंदर जाती है। आधे घंटे के अंदर भोजन पका के डाइनिंग टेबल पे लाके रख देती है। फिर बाप बेटा फ्रेश होके खाना खाने के लिए आके बैठते हैं। सास बहू खाना परोस देती है। बाप बेटा खाना खा के चले जाते हैं। फिर सास बहू खाना खाती है और उसके बाद सोने चली जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन सास बहू हर दिन की तरह व्यापार करने के लिए पेड़ के नीचे आती है। उनके आने से पहले ही कमला और श्यामला नाम की 2 महिलाएं मोमोज और मैगी का ठेला पेड़ के नीचे लगाए रखती है। ये देखकर सास बहू आश्चर्य हो जाती है और उनसे जाके लड़ने लगती है। फिर थोड़ी देर में शांत होती है। चारों में बातचीत होती है और उस पेड़ के नीचे शारदा अनामिका
मोमोज और मैगी बेचने लगती है। और ठीक उनके सामने ही दोनों महिलाएं उनसे कम भाव और ज्यादा स्वादिष्ट मैगी और मोमो बना के बेचने लगती है, जिस वजह से उनके पास ग्राहक जाके मोमोज और मैगी खाने लगते हैं। सास बहू का व्यापार अब बिल्कुल ठप पड़ जाता है। दोनों मक्खी मारते हैं। इस बात से शारदा बहुत दुखी हो जाती है। अब वो ना ही ठीक से खाना खा रही थी, ना ही ठीक से बातचीत कर रही थी। इस बात को लेके अनामिका बहुत सोचती है। सासू माँ, कैसा रहेगा अगर हम मोमोज मैगी बना के बेचे तो? ये सुनते ही शारदा का चेहरा मानो खिल उठता है। वो अनामिका की बात पर राजी हो जाती है। इसी के साथ अनामिका मोमोज और मैगी दोनों को मिला के मोमोज मैगी बना के बेचने लगती है। अब उसी पेड़ के नीचे सास बहू एक ठेले में एक साथ मोमोज मैगी बना के बेचने लगती है। अब चूंकि मोमोज मैगी बिल्कुल नया तरह का पकवान था, इसीलिए खाद्य प्रिय लोग मोमोज मैगी खाने के लिए वहाँ भीड़ लगाने लगते हैं, जिस वजह से उन दोनों महिलाओं को बड़ी जलन होती है। दीदी, हमें भी मोमोज मैगी बनाना चाहिए, क्या कहती है? हाँ हाँ, हम भी बना सकते हैं ये बहन, क्या? अगर वो सास बहू बना के बेच सकती है तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? हम भी सास बहू की तरह बना के बेचेंगे, क्या कहती है? ठीक है बहन। फिर कमला और श्यामला भी मोमोज मैगी बना के बेचने लगती है। जिन्होंने भी वो खाया, किसी को स्वादिष्ट नहीं लगे और वो उनके मुंह पे फेंक कर चले आए। ये देखकर सास बहू बहुत हंसती है। तब से सास बहू का मोमोज मैगी का व्यापार बहुत उम्दा चलता है और उससे वो बहुत पैसे कमाते हैं। सासू माँ शारदा को पहले जैसा मान्यता वापस मिलने पे वो बहुत खुश होती है। बहुत ही कम समय में बहू का ये मोमोज मैगी का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हो जाता है, जिससे अनामिका का परिवार बहुत खुश होता है और तब से सास बहू एक साथ मिलके खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। परिवहन कार्यालय में रमेश एक क्लर्क के रूप में काम करता था। वही कस्बे में एक छोटे से घर में किराए पर रहता था। उसके साथ थे बीमार माता पिता शारदा और प्रसाद, और थी उसकी पत्नी अनामिका। सभी एक साथ मिलके वहाँ जीवन यापन कर रहे थे। सर्दियों का मौसम था, फिर भी हमेशा की तरह सुबह 8 बजे से पहले वो तैयार हो गया और अपने बीमार माता पिता के पास गया। बिस्तर पे माता पिता सो रहे थे। फिर वो शारदा के पास आकर कहने लगा, माँ, आपकी तबीयत कैसी है? पिताजी, आप अभी कैसे हैं? तुम हमें माता पिता की तरह नहीं, अपने बच्चे की तरह देखभाल करते हो, तो हमें क्या हो सकता है, हम बिल्कुल ठीक है। अरे शारदा, तुम्हारे बेटे तुमसे पूछा तो तुम अपने बारे में बताओ। जब वो मेरे से पूछा है तो मैं बताऊंगा ना, तुम मेरे बारे में क्यों बता रही हो? मुझे लगा हम अच्छे हैं तो कह दिया, वो भी गलती हो गई। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, मैंने बिस्तर पकड़ लिया, फिर भी मेरे ऊपर से तुम्हारा अधिकार नहीं गया। शेर कहीं भी रहे शेर ही रहता है। कुछ कुछ सच्चाई तुम अच्छे से मान लेती हो शारदा। मतलब मैं शेरनी हूँ? नहीं, मतलब तुम जानवर हो। ऐसा कहकर प्रसाद जरा हंसते हैं। उनकी बातें सुनकर शारदा प्रसाद को गुस्से से देखने लगती है। रमेश मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हॉल में आ जाता है। अनामिका, अनामिका, लंच बॉक्स तैयार हो गया? उसके पूछने पर अनामिका किचन से लंच बॉक्स लेकर आती है। हाँ जी, मैं लेकर आ ही रही हूँ। ऐसा कहते हुए वो लंच बॉक्स लेके हॉल में आती है और रमेश को दे देती है। रमेश लंच बॉक्स ले लेता है। फिर वो अनामिका को देखने लगता है। अनामिका के चेहरे से झलक रहा था कि वो किसी चीज को लेकर परेशान है। रमेश समझ गया कि अनामिका उससे कुछ पूछना चाहती है। अनामिका, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? पूछना नहीं चाहती, बताना चाहती हूँ। कुछ आपको याद दिलाना है। ओह, माँ पिताजी के दवाई खत्म हो गया क्या? हाँ जी, खत्म हो गए हैं। 3 दिन हो गए हैं, दवाई नहीं है। हर दिन मैं चाह रही थी आपको याद दिलाना, पर मैं भूल जा रही थी। आज आखिरकार मुझे याद आया तो सोचा कह ही देती हूँ। क्या कह रही हो? दवाई खत्म हुए 3 दिन हो गए हैं अनामिका। हाँ, दवाइयाँ नहीं लेंगे तो क्या होगा मम्मी पापा का तुम्हें पता है ना? अगर कुछ हो जाता है तो दिक्कत हमें ही होगी, है कि नहीं? तुम बताओ। मैं भूल गई थी जी। देखो अनामिका, चाहे किसी मामले में तुम्हें कुछ याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माँ पिताजी के बारे में अनदेखा नहीं चलेगा तुम्हारा। तुम्हें ध्यान रखना होगा। मैं कुछ और सोच रही थी और ये बात भूल गई जी। अच्छा ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन दे दो मुझे, रात में ऑफिस से घर लौटते वक्त मैं ले आऊंगा। 1 मिनट रुकिए जी।
ऐसा कह के वो हॉल से सास ससुर के कमरे में चली जाती है। वहाँ से एक कवर ले आके वो रमेश को दे देती है। अनामिका, माँ पिताजी का ख्याल रखना, कुछ जरूरत पड़े तो कॉल करना। ठीक है जी, ऑफिस जाने के बाद परेशान होके खाना खाना मत भूलिएगा, टाइम से खा लीजिएगा। ऐसा कहने के बाद रमेश भी ऑफिस चला जाता है। अनामिका सास ससुर को खाना खिलाती है, घर का सारा काम काज करती है, फिर सास ससुर के पास आके बैठती है। इसी तरह दिन निकल रहा था। तब रात के 9 बज रहे थे। रमेश तभी भी ऑफिस से घर नहीं लौटा था। अनामिका दरवाजे के पास इंतजार कर रही थी। शारदा प्रसाद सो नहीं पा रहे थे। बेटा रमेश कितनी मेहनत कर रहा है इस बारे में वो बातचीत कर रहे थे। फिर आधे घंटे के बाद बहुत थके हाल में रमेश घर लौट आता है। जाइए, आप मुंह धोकर आइए, मैं गर्मा गर्म खाना परोस देती हूँ। माँ पिताजी ने खाना खाया अनामिका? हाँ खाया, आप नहीं लौटे थे तो वो ये सोचकर परेशान हो रहे थे। मिलके आइए और दवाइयाँ वहीं रख दीजिएगा, मैं आपको खाना देके उनको दवाई दे आऊंगी। उसके बातों का रमेश कुछ जवाब नहीं दिया और अपने माता पिता से वो मिलने चला गया। उनके पास जाकर वो कुछ देर उनसे बातचीत किया। बेटे को देखकर दोनों ही निश्चिंत होके आराम से सो गए। वहाँ से आके रमेश अपने बेडरूम में जाके बेड के ऊपर बड़े परेशानी में बैठा हुआ था। अनामिका रमेश को खाना खाने के लिए बुलाने आती है तो देखती है रमेश बहुत परेशान है। क्या हुआ जी, किस बात से इतने परेशान है? मैं माँ पिताजी के दवाई के लिए उधार मांगने गया था, पर किसी ने एक पैसा उधार नहीं दिया। सब कहने लगे तुम्हारी इतनी कम तनख्वाह में घर में भाड़ा दोगे, राशन पानी लेकर आओगे, माँ पिताजी को अस्पताल लेकर जाओगे, फिर तुम हमारा उधार कैसे चुकाओगे? पैसे देकर हम भीख नहीं मांग सकते ना। इस तरह से कहा अनामिका उन्होंने। पति की ये बात सुनकर अनामिका भी सोचने लगती है कि आखिर में क्या किया जा सकता है। दोनों ही बिना कुछ खाए पिए उस रात वैसे ही सो गए। अगले दिन रमेश माता पिता से बिना मिले हुए ही ऑफिस के लिए निकल गया। इस बात से शारदा प्रसाद बड़े दुखी हो जाते हैं। अगले दिन अनामिका सॉफ्टवेयर में काम करने वाला छोटा भाई रविकांत को फोन लगा के कुछ पैसों की मदद मांगती है। रविकांत भी तैयार हो जाता है। फिर उस रात अंधेरा होने के बाद जब रमेश घर लौटता है, उसे साथ लेकर वो रविकांत के पास जाती है। वहाँ चारों ओर सॉफ्टवेयर वाले थे। वहाँ खाने के लिए ढेर सारे ठेले लगे हुए थे और हर स्टॉल के पास खाने के शौकीन खड़े थे। वो रविकांत से मिले, उनसे पैसे लिए, फिर दवाइयाँ लेके घर आ गए। शारदा और प्रसाद के पास बैठ के अनामिका और रमेश बातचीत करने लगे। कल जब हम अपने भाई से मिलने गए थे तब आपने देखा था वहाँ ढेर सारे फूड स्टॉल लगे हुए थे। वैसे भी आपको पता ही है मैं चिकन सूप बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ वहाँ एक ठेला लगाऊंगी और गर्मा गर्म चिकन सूप बना के वहाँ बेचा करूँगी। आपके तनख्वाह के साथ अगर मैंने भी थोड़े पैसे जोड़ दिए फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्या कहते हैं? ठीक है अनामिका, पर अभी पैसे कहाँ से लाएंगे? मेरे कान के है ना, हम उसे गिरवी रख के पैसे ले लेंगे, फिर जब पैसे आएंगे हम उसे वापस ले आएंगे। ठीक है अनामिका, जरूरत की चीजों का लिस्ट बना के दे दो। फिर जैसा चर्चा की थी, सोने के बालियों को गिरवी रखकर वो पैसे ले आते हैं। फिर परिकल्पना के अनुसार अनामिका सॉफ्टवेयर ऑफिस के पास गर्मा गर्म चिकन सूप बनाकर बेचना शुरू कर देती है। आइए बाबू आइए, सर्दियों में गर्मा गर्म चिकन सूप पी कर जाइए। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। आइए बाबू आइए। ऐसा कहकर वो चिकन सूप बेचने लगती है। जैसे एक के बाद एक लोगों को पता चलता है, सभी लोग अनामिका के ठेले पर भीड़ लगाने लगते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर अनामिका का चिकन सूप बहुत फेमस हो जाता है। कमाई भी दुगनी हो जाती है। फिर अनामिका अपने सास ससुर को एक अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाकर वहाँ इलाज करवाती है। सिर्फ सर्दियों में ही उसने इतना कमा लिया कि साल भर का गुजारा हो जाए और उस पैसे से वो सभी मिलके खुशी खुशी रहने लगे।